और सबसे पहले बात करते हैं चुनावी तैयारियों की। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी 2022 चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं ने मंथन किया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष थे। यूपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। बैठक के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 3 बूथ सम्मेलन को संबोधित करने के लिए नाम तय किए गए हैं। इसमें बूथ अध्यक्ष यानी रैली जैसा आप एक तरह बूथ अध्यक्ष ही कार्यक्रमों में व्यवस्थित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन हो व ठीक ढंग से बूथ अध्यक्ष शामिल हो, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर और कानपुर जा रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी अवध और काशी में जा रहे हैं, 2 क्षेत्रों की बैठक में आदरणीय अमित शाह जी, ऐसे प्रोग्राम बना हुआ है और संगठन की विधिवत चर्चा हुई है। राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक क्या गतिविधियां चल रही हैं, ये सभी बिंदुओं पर चर्चाएं हुई हैं और आग्रह किया गया है कि ये सभी कार्यक्रम नीचे तक भी कैसे सक्रिय हो, कैसे नीचे तक उतरे, इसकी सभी चिंता करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में चल रही बैठक अभी खत्म हो गई है। तकरीबन 3 घंटे तक इस बैठक में चुनावी चर्चा हुई और चुनावी कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में शामिल होने वाले लोगों की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उसके साथ साथ यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह इस बैठक में शामिल हुए। अगर रोडमैप की बात करें तो बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को लेकर खासा जोर बीजेपी का रहा। क्षेत्र वाइज जो नेता हैं वो बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ब्रज और पश्चिम को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ काशी और जो अवध है उसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इसके अलावा 4 यात्राएं, विजय संकल्प यात्रा पूरे यूपी में बीजेपी 4 कोनों से निकालने जा रही है, उसके रोडमैप को लेकर चर्चा की गई। हालांकि अभी तारीख और रूट को अभी तैयार किया जा रहा है, तो ये पूरा चुनावी कार्यक्रम अब बीजेपी ने तैयार कर लिया है। बड़े नेताओं के कब कब दौरे होंगे उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। कैमरा पर्सन नरेश के साथ पवन गौड़, नेटवर्क टीम, दिल्ली। तो संगठन की अलग तैयारी है और सरकार की अलग तैयारी, मिलकर चुनाव को एग्रेसिव तरीके से बीजेपी लड़ रही है, चुनाव प्रचार में जा रही है। इधर पीएम मोदी कल झांसी के दौरे पर रहेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। 17 नवंबर से राष्ट्र रक्षा समर्पण जलसा पर्व के तौर पर मनाने की नई परंपरा ने लोगों की खुशी को कई गुना बढ़ा दिया है। लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को ऐतिहासिक बनाने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। झांसी किले में पीएम मोदी के स्वागत के लिए बुंदेली वाद्य यंत्र, रमतुला, नगाड़े के प्रवेश गेट बनाया गया है। ये सिर्फ मोदी जी की दम पे हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि झांसी को बिल्कुल चमका दिया गया है। झांसी बिल्कुल झांसी दुल्हन की तरह सजी हुई है और झांसी के चारों तरफ ऐसा माहौल है जैसे कि कोई शादी समारोह में माहौल होता है। और मोदी जी का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से पूरे देश पे और हमारे उत्तर प्रदेश पे और झांसी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और अब बढ़ते हैं आगे। डीजीपी और आईजी की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 19 से 21 नवंबर तक लखनऊ में होगी, जिसका कल गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। 21 नवंबर को डीजीपी और आईजी की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। इस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में राज्यों के डीजीपी, दूसरे फोर्सेस के आईजी रैंक के अधिकारी भी शामिल होंगे। 80 ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं। कल लखनऊ में जो बैठक हो रही है, उस बैठक से पहले आज सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस 19 से 21 नवंबर तक यूपी पुलिस के मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में आयोजित होगी। 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। 20 और 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। देश के सभी प्रदेशों की पुलिस के मुखिया इसमें शामिल होंगे। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।
इधर चुनाव से पहले अमेठी की फिजाओं के बारे में भी आपको बता दें, यहां पर भी सियासी महक शुरू हो चुकी है। इसकी बानगी आपको इन दिनों दो तस्वीरों से देखने को मिलेगी। आपको दिखाते हैं अमेठी की तस्वीर, जहां पर सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप देख सकते हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। नए भवन का लोकार्पण हुआ है, स्मृति ईरानी ने लोकार्पण किया। एमएलसी ने यहां पर कंबल का वितरण किया है। तो एक तस्वीर कांग्रेस के कंबल वितरण कार्यक्रम की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी वालों के लिए कंबल भिजवाए हैं, जिनको कांग्रेस से एमएलसी दीपक सिंह बांट रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं राहुल अमेठी से 3 बार सांसद रहे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया। लेकिन राहुल को एक बार फिर अमेठी की याद आई है और इसकी वजह 2022 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त अपर्णा है। एक तरफ स्मृति ईरानी है जो लगातार कहती है कि वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं अमेठी में और यही वजह है कि अमेठी की जनता ने उनका साथ दिया। और दूसरी तस्वीर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी ने कंबल भिजवाए हैं। अमेठी ने भले उन्हें इस बार साथ नहीं दिया हो, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी अमेठी के लोगों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी अमेठी को परिवार की तरह मानते हैं। हमेशा हर वर्ष जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, कंबल की ज़रूरत होती है कंबल की, दवाई की ज़रूरत होती है दवाई की, जब यहाँ राशन जरूरत होती है राशन की, हमेशा राहुल गांधी जी अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। शुरुआत हमेशा कांग्रेस पार्टी नवंबर में करती थी कंबल वितरण का। इस बार जिला कांग्रेस कमेटी फिर से नवंबर में शुरुआत की है। ये अनवरत पूरे नवंबर, पूरे दिसंबर, पूरे जनवरी जब तक ठंडी रहती है। तो इनका ये आरोप बीजेपी भी लगाती रही है कांग्रेस पर, दूसरे विरोधी दल भी, कि राहुल गांधी अमेठी को भूल गए हैं और जाकर इसलिए अमेठी ने उन्हें हरा दिया है। तो वहीं अमेठी के दौरे पर पहुंचे स्मृति ईरानी का कहना है कि अमेठी चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ रहा है और जब सत्ता कांग्रेस के हाथों में थी तो किसी का कल्याण नहीं होता था। स्मृति ईरानी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पप्पू पांडे ने। स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं और ताबड़तोड़ लोगों की जन समस्याओं को सुन रही हैं और उनके निदान के लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे रही हैं। मुझे लगता है हमारे देश की बेटियां इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं कि वो अच्छे शिक्षा के साथ, भले ही कुछ बेटियों के लिए संघर्ष हो, लेकिन संभावनाओं से भरे देश में वो नई उपलब्धि, नई आसमान छूने का प्रयास कर रही हैं। कई बेटियां सुधा की तरह न सिर्फ अपने लिए सफल हुई हैं, बल्कि दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणा बनी हैं। इसलिए आज मैं अभिलाषी हूं कि हम अमेठी की एक बेटी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित होते देखने के बाद पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है सुधा के सम्मान में। यही सम्मान हर गांव, हर समुदाय को प्राप्त हो, प्रभु से यही प्रार्थना है। देखा आपने किस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि बेटियों का सिर्फ नाम लेने से, बेटियों की बात करने से बेटियों का उत्थान नहीं होगा, उसके लिए आगे आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। तो ये बात बीजेपी कांग्रेस की हो गई। अपर्णा, देख लेते हैं समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी विजय रथ यात्रा के दौरान एक बार फिर चिलमजीवी शब्द का इस्तेमाल किया। अखिलेश ने कहा कि चिलमजीवियों से सावधान रहना है और उनके इसी बयान ने बवाल मचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना, ये चिलम वाले लोग हैं, ये धुआं उड़ाते हैं। हम तो कह के आए हैं, दिवाली पर मैंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसको अच्छी तरह साफ कर देना और कहीं अगर धुआं लगा हो तो धुआं भी निकाल देना, क्योंकि आने वाले समय में समाजवादी लोग आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले जा रहे हैं। तो जहां अखिलेश के समर्थक ताली बजा रहे थे, तो वहीं जो संत समाज है वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है इस बयान पर। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने कहा कि अखिलेश यादव अपने इस बयान के लिए माफी मांगे। उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि सनातन धर्म, भगवा और संतों को अपने तुच्छ राजनीति में न घसीटे अखिलेश। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ वोट की अपील संत समाज करेंगे। अखिल भारतीय संत समिति आपसे इतना ही कहना चाहती है, चुनाव में राजनीतिक दल आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, आप भिड़िए, लेकिन अगर हिंदू धर्म को, सनातन परंपरा को आपने निशाना बनाने की कोशिश की तो अखिल भारतीय संत समिति के हजारों हजार संत उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतर करके आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं।
चलिए बात कर लेते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आखिर प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं, ये भी जानते हैं। बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी कहां पर क्या कर रही हैं, ये भी आपको बता दें। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में पुलिस हिरासत में मारे गए सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की थी और इस दौरान प्रियंका गांधी की आर्थिक घोषणा को पूरा करते हुए कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने परिवार को 30 लाख रुपए का चेक सौंपा। आज पूरी प्रशासन और सरकार लगी हुई है तथ्य को तोड़ने में, मरोड़ने में, अलग थलग भटकाने में। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, उनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक करने का काम करेंगे। जैसा कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने परिवार से मिलने के उपरांत उनको आर्थिक मदद की घोषणा की थी, आज आदरणीय प्रियंका गांधी के निर्देश पर हम लोगों ने 30 लाख रुपए का अनुदान उस परिवार को दिया है। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी की।